वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज मैं फिर आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ उसे कहेंगे जो, जैसे ये चीज़ है, ये आपका एक पदार्थ हो गया। ये क्या कर रही है, कहीं भी रखेंगे तो ये एक जगह घेरेगी जिसको बोलते हैं स्थान घेरेगी। और स्थान घेरने का मतलब हो गया इसका कुछ आयतन होगा, और आयतन होगा और दूसरा इसका कुछ भार होगा, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो जिसका कोई द्रव्यमान हो और जो आयतन घेरे तो या फिर कोई जगह स्थान घेरे उसे हम कहते हैं पदार्थ। तो पदार्थ को अलग अलग तरीके से उसको बांटा गया। तो पदार्थ को दो तरीके से बांटा गया। एक हो गया भौतिक, जो हम लोग देख के उसको बांटेंगे वो, और दूसरा हो गया इसका रासायनिक। रासायनिक मतलब यदि केमिकल को लेके यदि बांटेंगे तो देखिए, यदि हम लोग भौतिक जो हम लोग देख के बांटेंगे उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, तो भौतिक वर्गीकरण यदि हम लोग करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली उसका भौतिक अवस्था को देखते हैं, उसके रूप को देखते हैं। जैसे कोई भी चीज जो होता है वो तीन रूप में पाया जाता है। जैसे हो गया ठोस, इस तरह का ठोस, पानी जैसा जो होगा उसको बोलेंगे द्रव्य, और जो गैस जैसा उड़ता हुआ नजर आएगा वो हो गया हम लोग का गैस। तो ये तीन तरह का अवस्था होता है। तो तीन अवस्था में कोई भी वस्तु पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी भौतिक वर्गीकरण। देखिए, अब ठोस किसको बोलते हैं? ठोस उसको बोलते हैं जिसका आयतन फिक्स होता है। आयतन फिक्स होने का मतलब जिसका आयतन निश्चित होता है। जैसे इसका आयतन ये निश्चित है, इसको हम लोग इस तरह भी करेंगे तो इसका आयतन जो है वो निश्चित ही रहेगा। और दूसरा होता है आकार। देखिए, आकार भी इसका एक जिस तरह आकार का बना हुआ है उसी तरह आकार का रहेगा। तो इसका आकार भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो आयतन भी फिक्स होता है और आकार भी फिक्स होता है। लेकिन द्रव में देखेंगे तो यदि हम लोग पानी को यदि हम लोग लेते हैं किसमें, ग्लास में लेते हैं, तो वो ग्लास का रूप ले लेगा। और यदि हम लोग उसको फिर हम लोग कटोरा में लेते हैं तो कटोरा का रूप ले लेगा, लेकिन आयतन उतना ही रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि आयतन इसका फिक्स रहता है, लेकिन आकार ये बदलता रहता है। जिस चीज में इसको रखेंगे वो उसी का रूप ले लेता है या उसी का आकार ले लेता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि द्रव जो है इसका स्थिर इसका आयतन होता है, लेकिन इसका जो क्या बोल सकते हैं आकार जो है ये निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है। तो गैस के बारे में यदि बात करेंगे तो देखिए, गैस जो होता है न इसका आकार निश्चित होता है न इसका आयतन निश्चित होता है। जहाँ पे उसको रखेंगे वो पूरा जगह को ही घेर लेता है और उसी का शेप बना लेता है। इसीलिए न इसका आकार फिक्स होता है न इसका आयतन फिक्स होता है। तो ये हो गया आपका भौतिक वर्गीकरण। आते हैं रासायनिक वर्गीकरण में। तो रासायनिक वर्गीकरण में दो तरह के पदार्थ, दो तरह का होते हैं। एक हो गया कि शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ उसको बोलेंगे जो पूरा पूरी शुद्ध या एक ही कण से मिलके बना हुआ होगा। और जब देखिएगा कि इसमें जब अलग अलग पदार्थ जब मिलके बनने लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समांगी, एक होते हैं विसमांगी। लेकिन ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, मेनली हम लोग तत्व के पास पढ़ना है, आना है तो तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें अगला जो है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ में एक हो गया तत्व, एक हो गया यौगिक। तो देखिए, तत्व उसको बोलेंगे जो केवल एक ही तरह के पदार्थ से मिलकर बना होगा, उसको हम लोग बोलेंगे तत्व। तो देखिए, तत्व जो है और यौगिक उसको बोलेंगे जो अलग अलग दो तत्व या दो अलग अलग शुद्ध पदार्थ मिलके जो एक बना होगा उसको हम लोग बोलेंगे यौगिक। ठीक है, तो यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक, एक होते हैं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन मेन आपका तत्व के रूप में रहेगा और दूसरा तत्व उसमें जो जुड़ा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। और एक अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन तत्व नहीं पाया जाएगा, दूसरा तत्व का क्या होगा, मिला हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक जो हम लोग का है तत्व। तो देखिए, तत्व तीन तरह के होते हैं। अभी तक हम लोग का क्या बोल सकते हैं कि हमारे भूपट्टी में 118 तत्वों का खोज हो चुका है। तो देखिए, तत्व उसको बोलते हैं जो केवल एक कणों से मिलकर बना होता है। तो देखिए, इसमें ये तीन प्रकार में बांटा गया। इसको जिस तरह इसका रूप है उसके आधार पर इसको तीन प्रकार में बांटा गया। तो देखिए, पहला जो है वो है आपका धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। ठीक है, तो धातु उसको बोलते हैं, धातु के अलग अलग गुण होते हैं। जैसे धातु के यदि गुण हम यदि बोलें तो देखिए, धातु का गुण क्या क्या होगा। धातु का गुण होगा कि वो बहुत ठोस होगा और वो मजबूत होगा, उसमें तन्यता होगी, आघात वर्तन्यता होगी और उसमें ध्वनिक होगी, उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ये सब सारे गुण हो गए किसके, धातु के। अब इसके जस्ट उल्टा जो होते हैं अधातु।
इसमें ध्वनिक नहीं होता है, इसमें ध्वनि नहीं आता है, ये आघातवर्धनीयता नहीं होती है, तन्यता नहीं होती है। तो ये सबको हम लोग बोलते हैं अधातु। और उपधातु जिसमें दोनों का गुणधर्म मिला हो, धातु और अधातु का, उसको हम लोग बोलते हैं उपधातु। ठीक है, तो उपधातु उसको बोलते हैं। तो अभी तक यदि 118 तत्वों को यदि विभाजित किया जाए तो यदि देखेंगे तो धातु जो है वो 92 धातु है, मतलब 92 धातु अभी तक पाए गए हैं, जिसमें और फिर 19 जो है अधातु है और 7 उपधातु है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि अभी तक हम लोग देखेंगे जो हम लोग का प्रकृति में पाया जाने वाला टोटल तत्व तो वो 94 है। बाकी सब जितने बचे वो सब तत्व हम लोग का मिला के बनाया जाता है। ठीक है, तो वो सब प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। टोटल 118 तत्व है। तो 118 तत्व में आपको समझ में आ गया होगा कि 92 हो गया आपका धातु, 19 हो गया आपका ये अधातु और 7 हो गया आपका उपधातु। और टोटल मिला के आपका हो गया कितना, 118 तत्व। तो देखिए यही तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यही 118 तत्व है। इसको एक साथ रखने में वैज्ञानिक लोग को बहुत दिक्कत हुआ और इस सब के बारे में जानना, इस सब का गुणधर्म को जानना बहुत मुश्किल हो गया था। इसको आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट लोग ने क्या किया कि एक सारणी बनाने की कोशिश की है। एक सारणी जिसमें एक तत्व के बारे में यदि हम जान लें तो पूरे उसके समूह के बारे में जान लेंगे, ताकि हम लोग ज्यादा के बारे में पढ़ना ना पड़े, कम को पढ़ेंगे तो सबके बारे में लगभग पता चल जाएगा। तो इसीलिए एक सारणी बनाने की कोशिश की। जिस तरह हम लोग जानते हैं कि मतलब समझ लीजिए आप कि उसको अव्यवस्थित था, उसको हम लोग को व्यवस्थित करने का कोशिश किया। तो जैसे हम लोग जानते हैं, एक उदाहरण लेके ही देखते हैं, जैसे हम लोग दुकान जाते हैं या मॉल जाते हैं तो मॉल में अलग अलग रैक बनाया रहता है। कहीं साबुन रखने का अलग रैक है, सरफ रखने का अलग रैक है, बिस्किट रखने का अलग रैक है। तो मतलब अलग अलग रैक बनाया गया है उसको व्यवस्थित करने के लिए, ताकि आदमी को सुविधा हो वो चीज को खरीदने में, तुरंत उसको उठा के ले आए। इसी तरह क्या किया गया, तत्वों के बारे में भी जानने के लिए क्या किया गया कि अलग अलग एक रैक बनाया गया। रैक बनाने का मतलब हो गया कि एक आवर्त बनाया गया और समूह बनाया गया, जिससे उसके बारे में पढ़ना आसान हो सके। तो ठीक है, तो देखिए इसको व्यवस्थित करने का अलग अलग साइंटिस्ट प्रयास किए। तो देखिए मेनली 4 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। जो 4 साइंटिस्ट ये क्या बोलते हैं, जो टेबल बनाए या सारणी बनाने की कोशिश किए और उसको अच्छे तरीके से उसको बताने का कोशिश किया, ताकि कम से कम समय में किसी एक बहुत सारे तत्वों के बारे में जाना जा सके। तो देखिए सबसे पहले आते हैं डोब्रेनर। सबसे पहले शुरुआत किया डोब्रेनर ने, जिसका अपना ये बनाया, अपना सारणी बनाया, उसका नाम दिया डोब्रेनर का त्रिक। ये स्टार्ट किए थे 1817 में। तो 1817 में उन्होंने एक सारणी बनाई थी जिसको बोला गया डोब्रेनर का त्रिक। ठीक है, दूसरा आता है न्यूलैंड ऑक्टेव, या फिर इसको बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो ये 1866 में बनाया गया। इन्होंने अपना प्रयास कब किया था, 1866 में बनाने का प्रयास किया। तो वही चीज है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। फिर तीसरा है मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई गई थी 1872 में। ये भी अपना एक अलग सारणी बनाया। और एक चौथा प्रयास जो किया वो है आधुनिक आवर्त सारणी, जो किसके द्वारा, हेनरी मोसले द्वारा स्टार्ट किया गया। तो हेनरी मोसले ने जो अभी हम लोग जो पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं या फिर आवर्त सारणी यूज कर रहे हैं, यही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, जो किसके द्वारा बनाया गया था, हेनरी मोसले के द्वारा। तो देखिए इसका हिस्ट्री से, इतिहास से लेके अभी तक हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे यही टेबल हम लोग आज यूज करते हैं। तो देखिए इससे पहले भी टेबल बनाया गया था और उस टेबल में क्या दोष आया, क्या गुण था, वो चीज को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे और क्यों वो धीरे धीरे उसमें और क्या क्या चेंजेस आता गया, जिसकी वजह से आज हम लोग किसको, आधुनिक आवर्त सारणी को उपयोग कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले जानते हैं किसके बारे में, डोब्रेनर का त्रिक के बारे में। देखिए इसको त्रिक इसलिए बोला जाता है, त्रिक मतलब होता है 3, क्योंकि ये अपने तत्वों को एक टेबल बनाए थे। ये जो टेबल इस तरह था, इसमें टेबल में क्या था, 3 समूह में बांटा गया था। तो 3 समूह, एक समूह, दूसरा समूह और ये हो गया तीसरा समूह। तो 3 समूह में और 3 आवर्त में बांटा था। ये हो गया आपका आवर्त, इधर से इधर वाला, ये दूसरा आवर्त, ये हो गया तीसरा आवर्त। तो देखिए ये 3 समूह और 3 आवर्त में बांटे थे। जैसे एक उदाहरण लेके ही बताते हैं, जैसे ये ऊपर वाला ये है लिथियम, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम। तो देखिए ये क्या किए कि सबसे पहले देखें कि जिसका परमाणु द्रव्यमान कम है उसको पहले रखेंगे, उसके बाद जिसका उससे ज्यादा है उसके बाद रखेंगे, उसके बाद उससे भी ज्यादा जो है उसके बाद रखेंगे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं उसको आरोही क्रम में रखा गया, कम से ज्यादा। तो किस चीज को देख के उसका लिया गया, परमाणु द्रव्यमान, कि उसका भार कितना है, परमाणु द्रव्यमान कितना है,
उसके आधार पे जिसका कम है उसको पहले रखा, जिसका ज्यादा है उसके थोड़ा नीचे रखा, उससे भी ज्यादा है तो उसको नीचे रखा। जैसे यहाँ लिथियम का बोलेंगे तो लिथियम का होता है 7, तो देखिए इसको ऊपर में रखा। फिर इसका सोडियम का होता है कितना 23, तो देखिए इसके नीचे रखा। इससे भी ज्यादा पोटेशियम का है 39, तो वो सबसे नीचे रखा। तो इस तरह करके अपना एक सारणी बनाया। तो सारणी में क्या हुआ कि देखिए इसमें ये इसका यही गुण था कि ये किसको लेके तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और देखिए ये 3-3 तत्वों का समूह बनाया था। देखिए 1 2 3 तत्वों का और समूह बनाया था, इसीलिए इसको बोला गया त्रिक। क्या बोला गया इसको? डोब्रेनर का त्रिक। और देखिए इसमें क्या होता था, इसका मुख्य गुण ये था कि ये जो बीच वाला तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता था, बीच वाले तत्व का, ये दोनों अन्य जो तत्व हैं वो दोनों तत्वों के औसत के बराबर होता था। उन दोनों के तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता था। जैसे देखिए यदि लिथियम का देखेंगे और पोटेशियम, ये दोनों का यदि हम औसत निकालें तो देखिए 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, इसका औसत निकाल रहे हैं। तो यदि इसको देखेंगे तो यह आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको यदि भागा देंगे तो आएगा 23। तो यहाँ देखेंगे कि 23 जो आया वो सोडियम का है, मतलब बीच वाले तत्व का है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो साइड में जो दो तत्व थे वो दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान का औसत जो होगा वो लगभग किसके? बीच वाले तत्व के बराबर होगा। तो यही चीज ये तीसरा पॉइंट में अपना बताएं कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्व के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत था। ठीक है, तो ये इनका गुण था। अब देखिए इसमें क्या होता था, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। अब देखिए इसका चौथा लास्ट यही है कि ये और एक चीज का खोज किए थे। किस चीज का? प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में इन्हीं ने खोज किया था, कि बताया था कि प्लेटिनम का हम लोग उत्प्रेरक के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये इनका गुण था। ये अपना डोब्रेनर का त्रिक में ये सब सिद्धांत या ये सब चीज बताए थे। अब आते हैं, देखिए हम लोग डोब्रेनर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब आते हैं न्यूलैंड के बारे में। तो देखिए न्यूलैंड ये चीज को और ज्यादा अच्छा बनाने का कोशिश किए। तो देखिए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, इसको अष्टक सिद्धांत इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हर एक 8वां तत्व, पहला तत्व से लेके 8वां तत्व का जो गुण होता था वो हमेशा क्या होता था? समान होता था। इसीलिए इसको हम लोग न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। तो ये कब किया गया स्टार्ट? 1866 में या 1866 में किया गया। उस समय लगभग 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी और जो 56वां तत्व था वो थोरियम था। तो वो अपने टेबल का स्टार्टिंग जो किया हाइड्रोजन से लेके, मतलब एक परमाणु द्रव्यमान 1 से लेके कितना 56 तत्वों तक किया, थोरियम तक किया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि थोरियम तक वो कंप्लीट किया था। अब हम लोग बोल सकते हैं ये जो है ये भी क्या, जो ये बताए थे कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पे इसको ये किए थे आरोही क्रम में, तो बस ये भी वही चीज की है, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किए। ठीक है, और 56वें तत्व थोरियम तक सारणी बनाई अपनी। ठीक है, उसके बाद हम लोग यदि बोलेंगे कि ये 7, इसमें यदि इसका सारणी यदि बोले तो 7 समूह था। 7 समूह मतलब हो गया इधर से 1 2 3 4 5 6 7 समूह हो गया। इसका यदि हम लोग बोलेंगे आवर्त 1 2 3 इसी तरह करके 8 आवर्त में विभाजित किया था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया कि प्रत्येक 8वां तत्व जो होता था, 8वां तत्व मतलब ये पहला तत्व 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां तत्व यहाँ वाला, ये दोनों का जो गुणधर्म होता वो हमेशा समान होता और सेम होता। वही चीज इसमें हुआ। ठीक है, तो इसमें 7 समूह तथा 8 आवर्त में इसको विभाजित किया था। तो यही इसका गुण था कि ये 7 समूह तथा 8 आवर्त में विभाजित किया। और देखिए प्रत्येक 8वां तत्व जो होता था वो क्या हमेशा पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता था। तो ये इसका गुण था। ठीक है, इसमें ये जो 8 को बोला गया उसका नाम दिया गया संगीत के टोन को लेके किया गया। संगीत का जो होता है सा रे गा मा पा धा फिर नी सा, फिर 7वां जो होता था उसका गुण सेम हो जाता था। तो यही चीज न्यूलैंड ने किया। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत ये था। अब देखिए इसमें कुछ दोष आए। अब दोष क्या क्या था? तो देखिए पहला दोष इसमें यह था कि ये जो नियम था ये कैल्शियम तक ही लागू हो पा रहा था, कैल्शियम तक ही लागू हो पा रहा था। इसके बाद वाला जितना भी था ये नियम लागू नहीं हो पा रहा था, जिस तरह उन्होंने अपना अष्टक सिद्धांत बनाया था। तो ये इनका क्या एक दोष निकल के आया। दूसरा क्या हुआ कि भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए ये कहीं जगह नहीं छोड़े थे। टोटल जितना भी अपना सारणी में बनाए थे उसमें सारा
जगह पे कुछ ना कुछ भर दिए थे, सारे तत्वों को रख दिए थे। लेकिन आगे आने वाले समय में भविष्य में और खोज होगा और अलग अलग नए तत्वों का खोज होगा, लेकिन उसके लिए वो उन्होंने सोचा नहीं। उन्होंने कहा कि इतने ही आपके तत्व होंगे और आगे और नए तत्वों की खोज नहीं होगी। इसके वजह से उन्होंने क्या किया कि अपने सारणी में कहीं जगह नहीं छोड़ा। अब जगह नहीं छोड़ने की वजह से बाद में जो नए तत्वों की खोज हुई उससे इनकी परेशानी और बढ़ गई, तो उसको कहाँ वो रख सकते थे, तो यही चीज के लिए इसमें दिक्कत हुआ। तो बोल सकते हैं इन्होंने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा, तो ये इनका दोष था। अब देखिए तीसरा इसमें क्या था कि जब देखा कि जब दो तत्वों का गुण को एक जैसा मिलाने के लिए एक साथ दो तत्वों को रख दिए, ठीक है। जैसे यदि आयरन का और यदि कोबाल्ट का क्या बोल सकते हैं कि दोनों का गुण एक जैसा है तो दोनों को एक साथ रख दिया, लेकिन ऐसा करना सही नहीं था, क्योंकि दो तत्वों को एक साथ एक जगह पे रखना सही नहीं था, क्योंकि एक तत्व को एक ही जगह रखना था। तो यही वाला यहाँ पे इनका गलती हुआ कि तत्वों को समंजित करने के लिए, मतलब समान बनाने के लिए, सेम गुणधर्म वाला बनाने के लिए दो तत्वों को एक साथ रख दिया, जो कि इनका एक दोष था, ठीक है। और क्या हुआ कि ये जो नियम है कैल्शियम तब लागू होता था, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये हल्के तत्वों के लिए ही लागू होता था, तो ये केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाता था। लेकिन बाद में जब नोबल गैस की खोज हुई तो इसके बाद ये नियम खराब हो गया। ये नियम क्या बोल सकते हैं कि बेकार हो गया, ये नियम को कोई मानने नहीं लगा, क्योंकि सारा नियम गलत हो गया। इसीलिए बोल सकते हैं नोबेल गैसेस के खोज के बाद ये नियम अप्रासंगिक हो गई, ठीक है। इसके बाद तो ये हो गया आपका न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अब आते हैं तीसरा, जिसको बोलते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी। देखिए ये अपना जो आवर्त सारणी बनाए थे ये एक अच्छा आवर्त सारणी था, लेकिन इनका भी कुछ कुछ दोष था। तो इन्होंने भी अपना जिस तरह दो साइंटिस्ट डोब्रेनर और न्यूलैंड ने जो काम किया, परमाणु द्रव्यमान को आधार मान के आरोही क्रम में उसको सजाया था, बस वही चीज मेंडलीव ने भी किया। तो क्या किया, इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ही व्यवस्थित किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह बनाया। तो बोल सकते हैं इसने भी 8 को बनाया समूह, 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 को समूह बनाया, ठीक। और 6 को क्षैतिज रेखा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 6 को ये क्या बोल सकते हैं कि आवर्त बनाया। तो अपने टेबल में बोल सकते हैं कि 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह बनाया और 6 क्षैतिज आवर्त बनाए, 6 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इस तरह करके अपना टेबल बनाया, ठीक है। तो इस तरह करके अपना उसने सारणी बनाया। उसका क्या, अब देखिए उसमें क्या हुआ था, इन्होंने जब इनको पता चला कि ये न्यूलैंड ने कोई जगह नहीं छोड़ा था भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए, इनके दोष को ठीक करने के लिए इन्होंने क्या किया कि खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अपने सारणी में थोड़ा सा जगह छोड़ दिया था, ताकि नया जो खोज होगा उसके लिए वहां पे उसको जगह मिल जाए। तो देखिए इन्होंने क्या किया, भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए स्थान छोड़ा, ठीक है। तो ये इनका गुण था। उसके बाद क्या हुआ कि बाद में जैसे नोबल गैसेस, जिसको हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं, उसकी खोज हुई, तो उसके लिए अपने सारणी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसको बिना छेड़छाड़ किए उसको अलग से एक क्या बना दिया गया, एक अलग समूह में उसको रख दिया गया, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि उसकी सारणी खराब नहीं हुई, ठीक है। तो बोल सकते हैं बाद में अक्रिय गैस की खोज हुई तो व्यवस्था में बगैर छेड़े इन्हें नए समूह में रखा जा सका। तो ये इनका गुण था। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया था कि अपने परमाणु द्रव्यमान के आधार पे इन्होंने क्या किया था कि आवर्त सारणी बनाई थी। तो इसमें क्या हुआ कि इसने रासायनिक गुणधर्म को भी देखा। इन्होंने बस परमाणु द्रव्यमान को ही नहीं देखा, इन्होंने क्या किया कि रासायनिक गुणधर्म को देखा। रासायनिक गुणधर्म को किसके आधार पे किया, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो कोई भी तत्व का जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करे तो क्या होगा, और कोई भी तत्व का ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो क्या होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्राइड या तो ऑक्साइड के रूप में उसको देखने का कोशिश किया और उसी के हिसाब से उसको बनाया। तो देखिए इन्होंने रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत क्या किया कि तत्वों का ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के साथ यौगिक बनाने का कोशिश किया, दोनों मिला के यौगिक बनाने का प्रयास किया। अब देखिए इसमें कुछ गुण थे ये सब, तो इसके कुछ दोष भी थे। दोष क्या हुआ कि जैसे यदि हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व था जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट बोल सकते हैं अंतिम कोष में या बाहरी वाला कोष में सबका एक एक इसका बाहर हो रहा था, मतलब एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे। तो ये बिहेव कर रहा था किसके जैसा, हम लोग बोल सकते हैं कि पहले वाले जो ग्रुप है, अभी जो हम लोग का नया जो टेबल बना है आधुनिक आवर्त सारणी,
हेनरी मोसले वाला, उसमें यदि हम लोग रखते तो वो पहले वाले ग्रुप के समूह के आधार पे मैच कर रहा था, और इधर क्या बोलते हैं कि ये हेलोजन ग्रुप से भी मैच कर रहा था, मतलब बोल सकते हैं 17वां ग्रुप से, 17 नंबर वाला समूह से। तो ये दो तरह का बिहेव कर रहा था, इसके वजह से इसका जगह बता पाना मुश्किल हो गया था। तो इसने इसीलिए क्या हुआ कि ये जो मैंडलिफ थे हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं बता पाए, इसको धातु में रखें, अधातु में रखें कि कहाँ रखें, क्योंकि ये धातु और अधातु दोनों की तरह बिहेव करता था। तो यही हुआ इनका पहला दोष कि ये हाइड्रोजन का सही जगह नहीं बता पाए। अब देखिए किसी भी तत्व का, अब दूसरा है कि ये समस्थानिक का भी सही जगह नहीं बता पाए थे। तो देखिए समस्थानिक किसको बोलते हैं? समस्थानिक उसको बोलते हैं जब एक ही तत्व हो और उसका क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग हो। तो यदि क्या बोलेंगे कि यदि एक तत्व है तो उसको एक ही जगह पे रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि परमाणु द्रव्यमान के आधार पे यदि हम लोग इसको बांटे तो क्या होगा कि एक ही तत्व को अलग अलग बॉक्स में रखना पड़ जाता, अलग अलग जगह पे रखना पड़ जाता। क्योंकि जैसे यदि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लें तो जैसे देखिए जैसे कार्बन 12 होता है, तो कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 13 होता है और एक कार्बन 14 होता है। तो देखिए इसका परमाणु संख्या सेम, लेकिन इसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। तो द्रव्यमान अलग होने की वजह से, क्योंकि इन्होंने अपना जो टेबल बनाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था, तो इनको अलग अलग जगह पर रखना पड़ता है। एक ही तत्व को, कार्बन ही है लेकिन अलग अलग जगह रखना पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। तो ये कार्बन के समस्थानिक है, तो अलग अलग जगह रखना, जबकि इनका गुणधर्म एक ही है, तो ये गलत हो जाता है। इसी के लिए ये सही जगह नहीं बता पाए किसके, कोई भी समस्थानिक के। तो समस्थानिक के सही जगह नहीं बता पाए, लेकिन इसी को सही करने के लिए हेनरी मोसले ने क्या किया, ये जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पे न बांट के किसके आधार पे बांटे, परमाणु संख्या के आधार पे, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, तो यही इनका दोष था, क्या था, किसी भी तत्व के समस्थानिक का सही स्थान नहीं बता पाए। और इनका और एक दोष ये था कि कभी कभी इनका वाला में क्या होता था, इनका सारणी में, कि कभी कभी परमाणु द्रव्यमान जो ज्यादा वाले हैं, ज्यादा वाले बाद में होने चाहिए, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखा गया है, लेकिन क्या हुआ कि ज्यादा द्रव्यमान वाले को पहले रखा गया और बाद में रखा गया किसको, कम द्रव्यमान वाले के, जो कि समझा जाए तो उनके नियम के खिलाफ था, जो कि गलत था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कभी कभी अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु वाले द्रव्यमान वाले तत्वों के पहले रखा गया, जो कि समझा जाए तो एक कह सकते हैं कि कभी कभी अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु वाले द्रव्यमान वाले तत्वों के पहले रखा गया, जो कि एक दोष था। ये एक दोष था उनका। तो हम बोल सकते हैं कि ये था मेंडलीफ का आवर्त सारणी, जो 1872 में, मतलब 1872 में दिया गया था। उस समय 63 तत्वों के खोज हो चुकी थी, 63 तत्वों का। तो ये हो गया आपका मेंडलीफ का आवर्त सारणी। तो हम लोग 3 सारणी पढ़ चुके हैं। एक हो गया डॉबरेनर का त्रिक, एक हो गया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, और तीसरा हो गया आपका मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है, तो अब अगला हम लोग देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जो किसके द्वारा दिया गया था, हेनरी मोसले द्वारा 1930। देखिए अब है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, ये दिया गया था हेनरी मोसले के द्वारा 1913 में। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या दिया गया कि यही सबसे नया आवर्त सारणी है, जो आजकल हम लोग उपयोग में लाए हैं और इसी को हम लोग उपयोग करते हैं। तो देखिए ये क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था, 1913 में दिया गया था। तो देखिए इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए इसको आपको तुरंत याद हो जाएगा पूरा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो जहां तक आपको इंपॉर्टेंट है सारा आपको याद हो जाएगा कैसे इसको याद करना है। तो देखिए सबसे पहले ये जो है, इसके बारे में पहले जान लीजिए कि क्या दिया है कि इन्होंने तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो ये क्या किया, परमाणु संख्या के आधार पे। और अभी तक जितने 3 साइंटिस्ट थे सब किसके आधार पे किए थे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। तो हम लोग बोल सकते हैं इस बार जो ये है, ये थोड़ा अलग दिमाग लगाए कौन, हेनरी मोसले जी। और क्या किए कि इन्होंने तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो देखिए इसमें क्या किया कि परमाणु संख्या के आधार पे करेगा। अब देखिए इसमें इसके आवर्त में, इसके आवर्त सारणी में, इसके टेबल में 18 समूह थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 इसी तरह 18। और बोल सकते हैं कि आवर्त जो है ऊपर से नीचे ये 1 2 3 4 5 6 7 तक है टोटल। तो 18 समूह और 7 आवर्त थे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक से। तो देखिए पहला ग्रुप जो है, ये ग्रुप, इसको समूह बोलते हैं। ग्रुप बोलिए या फिर इसको समूह बोलिए, बात एक ही।
या स्तंभ बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इसको देखिए समूह, समूह को बोलेंगे तो पहला समूह जो है इसको हम लोग क्षारीय धातु बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा धातु है जो क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्षारीय धातु जो है इसका ट्रिक है, आप लोग को याद रखना है कि इसको हम लोग बोलते हैं, पहला ट्रिक हलीना करे रब से फरियाद। तो देखिए हलीना, हलीना करे रब से फरियाद। तो देखिए ये वाला आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 जो है उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय ये तो होते हैं धातु, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये धातु जो होते हैं वो मृदा मतलब मिट्टी में पाए जाने वाले होते हैं, इसीलिए इसको क्षारीय मृदा धातु बोला गया। तो चलिए देखते हैं इसका क्या ट्रिक है। तो इसका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा पहला लाइन में एक और एक यहाँ हीलियम 2 ही होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लाइन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या है, बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर स्कूटर बाप रे, ठीक है। तो ये चीज है, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका जो है ये है स्कूटर, ठीक है, SR है, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया आपका सेकंड वाला। अब आते हैं थर्ड वाला में। थर्ड वाला देखिए यहाँ से जो है 3 से लेके कितना तक, 12 तक, इसको हम लोग संक्रमण धातु बोलते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आते हैं डायरेक्ट किसमें, 13 से यदि आएंगे तो देखिए ये 13 वाला। तो ग्रुप 13 का हम बताते हैं आपको क्या होता है इसका। ग्रुप 13 तो यहाँ से है। तो पहले देखिए यहाँ से सेकेंड वाला से यहाँ से चालू होगा। तो BCN ऑफ, BCN ऑफ, उसके बाद यहाँ से देखिए B से। तो ग्रुप 13 का यदि बोलेंगे तो बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये चीज है, ठीक है। तो बाल गंगाधर इंडियन तिलक। तो देखिए बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है। तो ये हो गया आपका 13, ग्रुप 13। अब आते हैं ग्रुप 14 में। तो ग्रुप 14 यदि बोलेंगे तो देखिए ग्रुप 14 का, तो ग्रुप 14 का यदि बोलेंगे तो कैसी गीत सुनाऊं प्यारे, कैसी गीत सुनाऊं प्यारे। तो देखिए ये वाला यहाँ लिख लेंगे, कैसी गीत सुनाऊं प्यारे। तो देखिए ये हो गया आपका 13 का। अब आते हैं 15 का। 15 का होता है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। तो ये हो गया आपका ग्रुप 15 का। अब आते हैं ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 में क्या है, इसका है ओस से टेपो। तो देखिए ओस से टेपो, उससे टेपो मतलब उसको देख के छापो। तो ओस से टेपो, ये चीज इसका हो गया। अब देखिए आगे आते हैं इसका ग्रुप 17, जिसको हम लोग बोलते हैं ई ग्रुप। जो 17 वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, क्योंकि ये नमक बनाने वाला होता है। क्योंकि हैलो मीन्स होता है नमक, अध्ययन मतलब बनाने वाला। तो नमक बनाने वाले धातुओं अधातुओं को हम लोग बोलते हैं हैलोजन अधातु। तो देखिए हैलोजन, ये सब सारे जो ये ग्रुप वाले होते हैं सब नमक बनाने वाले होते हैं। तो जैसे देखिए पहला जो है इसका हैलोजन का, इसका याद रखने का तरीका है फल्कल बरियट, फल्कल बरियट। तो मतलब पागल जो होता है उसको फल्कल बरियट बोलते हैं। देखिए फल्कल बरियट, तो फल्कल बरियट, इस तरह से ये भी हो गया। अब आते हैं इसमें ग्रुप 18 में। तो ग्रुप 18 को याद रखने का, क्रिकेट के लिए क्रिकेट का याद रखना होगा आपको। हे नहीं अगर कर, हे नहीं अगर कर, जहीर
रन आउट। देखिए अगर कर नहीं है और जहीर रन आउट हो गया है, तो वही चीज देखिए है नहीं अगर कर जहीर रन आउट। ठीक है नहीं अगर कर है नहीं अगर कर जहीर रन आउट। ठीक है, तो ये आपका हो गया है नहीं अगर कर जहीर रन आउट। तो ये आपका हो जाएगा ये कौन सा ग्रुप 18 का कंप्लीट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा यहाँ पीरियोडिक टेबल कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का जो पीरियड जो है फोर पीरियड वाला को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे यहाँ। तो इसका भी एक ट्रिक है। तो देखिए पीरियड मतलब आवर 4 का यदि हम लोग निकालें तो देखिए इसका होता है स्कूटी वैन कार में फेंको कोई नहीं जानेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ ये फोर्थ वाला मांगे तो स्कूटी वैन कार में फेंको कोई जानेगा। तो देखिए इस तरह से आपका आवर फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। तो बोल सकते हैं इस तरह से हम लोग टेबल ये हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इतने ही टेबल का हम लोग का जरूरत होता है याद रखने का, इससे ज्यादा हम लोग को याद रखने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो देख लीजिए इससे हम लोग को पता चल गया कि किस तरह का हम लोग का ये टेबल हम लोग का किस तरह है। और ये टेबल से हम लोग लगभग जितना केमिस्ट्री का जो भी चीज है सब इसी से हम लोग निकालते हैं। जैसे देखिए यदि हम लोग ये सब चीज का संयोजकता निकालना हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना हो, सारा इसी चीज से हम लोग निकालते हैं। तो यदि हम लोग देखेंगे कि जैसे ये चीज हो गया हम लोग का पीरियोडिक टेबल याद रखने का तरीका। तो देखिए अब ये चीज को हम लोग याद कर लेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग इसका जानते हैं कि हेनरी मोसले क्या क्या गुणधर्म दिए थे, इनका क्या गुण था, इस टेबल का क्या गुण था। तो किसके आधार पे देखिए इस टेबल का गुण ये चीज है कि हम लोग इससे संयोजकता भी निकाल सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, फिर हम लोग परमाणु आकार भी निकाल सकते हैं, और फिर हम लोग धातु गुण भी निकाल सकते हैं, अधात्विक गुण भी निकाल सकते हैं, विद्युत धनात्मकता बता सकते हैं, और फिर विद्युत ऋणात्मकता बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि हम लोग कभी भी टेबल में जाएंगे तो इधर बाएं से दाएं के तरफ यदि जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे बाएं से दाएं आवर्त में। ठीक है, और यदि ऊपर से नीचे आएंगे तो उसको ग्रुप में बोलेंगे, तो ऊपर से नीचे समूह में। ठीक है, तो टोटल समूह तो 18 है और आवर्त जो है वो 7 है। तो देखिए उसमें क्या बदलाव आता है। यदि हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो संयोजकता में क्या प्रभाव पड़ता है, ये ऊपर से नीचे आते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संयोजकता को। संयोजकता से पहले हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन को जानते हैं। पहले देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे जानते हैं हम। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं जो कोई भी तत्व का जो बाहरी कोश जो होता है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इधर से ऊपर से नीचे जाने का कोशिश करेंगे और इधर से इधर को जानने का कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग को पता चलेगा कि आवर्त में जब हम लोग क्या बोलते हैं बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ऊपर से नीचे जब समूह में आते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे एक देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल लेने के लिए चलिए हम लोग लेते हैं लिथियम और बेरिलियम का। तो लिथियम का हम लोग जानते हैं कि इसका परमाणु संख्या 3 होता है और बेरिलियम का 4 होता है। ठीक है, तो देखिए लिथियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए हम लोग जैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका नाभिक बीच में। अब देखिए इसमें कितने इसका परमाणु संख्या लिथियम का कितना है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 है। तो 3 हम लोग लेंगे तो 1 2 और तीसरा जो है वो बाहर वाला कोष में आ जाएगा, कितना 3 हुआ। ठीक है, तो ये लिथियम का हो गया। अब आते हैं किसका, बेरिलियम का। और बेरिलियम का यदि बनाएंगे तो देखिए यहाँ तो बेरिलियम का बनाना होगा तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो बेरिलियम का कितना है 4। तो 1 2 3 4। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो बाहर वाला कोष में, अंदर वाला कोष हम लोग नहीं देखते हैं, अंदर वाला कोष में 2 है, पहला वाला में हम लोग कितना रख सकते हैं, हर एक कोष में कितना रख सकते हैं उसका एक फॉर्मूला है 2n²। यदि पहला वाला कोष देखना है तो n की जगह 1 रखेंगे, दूसरा वाला कोष में देखना है तो n की जगह 2 रखेंगे, और तीसरा वाला कोष में देखना है तो
n की जगह 3 रखेंगे और हमेशा बाहर वाला कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो देखिए 2 इंटू, यदि पहला वाला कोष में देखेंगे तो 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1, 2 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो 2 पहला वाला में रख सकते हैं। दूसरा वाला में यदि रखें तो 2 का जगह 2 रखना होगा, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 4 बराबर 8। तो दूसरा वाला में 8 रख सकते हैं। यदि तीसरा वाला में बोले तो 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 9 टोटल 18 रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह करके हम लोग 2n स्क्वायर सब लोग निकाल लेंगे कि पहला वाला में कितना रख सकते हैं, दूसरा वाला में कितना रख सकते हैं और तीसरा वाला में, इसी तरह सब में रख सकते हैं कितना। लेकिन बाहर वाला कोष में हमेशा याद रखना है कि 8 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि लिथियम और बेरिलियम। तो लिथियम में देखें कि बाहर वाला में कितना है, इलेक्ट्रॉन है 1। तो यही बाहरी कोष में जो मौजूद रहते हैं इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए वही चीज हम यहाँ लिखे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व में बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो लिथियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 1। ठीक, अब इसके बाद यदि हम लोग आते हैं बेरिलियम, तो बेरिलियम का होता है परमाणु संख्या 4। तो बाहर में इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बोले तो देखिए कितना है, 2। तो बोल सकते हैं कि बाहर वाला में बेरिलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, मतलब हम लोग बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, तो देखिए इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्या, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 इसी तरह करते हुए 8 तक जाएगी, क्योंकि 8 यहां तक है टोटल, 1 2 3 यहां से, फिर 4 5 6 7 8 यहां पे खत्म हो जाएगी। तो 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिकतर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि कोई भी बाहरी कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका, ये क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम लोग यदि ऊपर से नीचे की ओर आए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, सो देखिए। तो देखिए ऊपर से नीचे यदि आएंगे, लिथियम के जस्ट नीचे क्या है, सोडियम। तो सोडियम को बना लेते हैं। सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11। तो देखिए पहला वाला में रखेंगे तो यहाँ रखें इस तरह, फिर यहाँ दूसरा वाला में रखेंगे, फिर हमको लगता है इसमें तीसरा भी लेना पड़ेगा। टोटल 11 है, तो 11 देखिए पहला वाला में 2 रखेंगे, तीसरा वाला सेकंड वाला में 8 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, 8 2 10 और एक बाहर में रखेंगे। तो देखिए इसमें यदि हम लोग देखें कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का है, जिसका परमाणु संख्या 11 है, तो इसका बाहर वाला यदि हम लोग देखें तो इसमें देखिए हम लोग रखें 2 और 1, इसमें कितना रखेंगे, इसमें रखेंगे तो 2 8 और 1। तो देख रहे हैं इसमें कि लास्ट वाला पहला वाला में देखिए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाला में 1, इसमें भी बाहर में 1, देखिए यहाँ 1 यहाँ भी 1। तो बोल रहे हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊपर से यदि नीचे आ रहे हैं वो तो सेम रह रहा है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे समूह में आएंगे तो वो हमेशा समान रहेगी, लेकिन बाएं से दाएं जाएंगे तो वो क्या करेगी, बढ़ेगी। देखिए यहाँ से इधर गए हैं तो देखिए यहाँ कितना हो गया, 2 और 2, देखिए 2 हो गया इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद। अब देखिए आते हैं संयोजकता। संयोजकता इसी से निर्धारित होती है। देखिए यदि धातु रहेगा तो वो क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन किसी और को देने के लिए वो किसी और को दे देगी और दे के खुद धनात्मक हो जाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान करता है तो उसको +1 देते हैं, और यदि कोई 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान करता है तो उसको +2 बोलते हैं। तो देखिए हर किसी को अपना 8 पूरा करना है बाहरी कोष में, तो 8 पूरा करने के लिए जैसे एक ये है और किसी के पास 7 है तो वो एक इससे ले लेगा, तो 7 और 8 वो अपना क्या हो जाएगा, 8 बना लेगा बाहरी वाला कोष में और खुद बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए एक जो है वो किसी को देना आसान है, ना कि 7 किसी से लेना। इसीलिए हम लोग एक किसी को दान कर देते हैं। जो धातुएं होती है वो दान करने वाली होती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि धातुएं जो होती है वो विद्युत धनात्मक होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि ये एक जो है ये इसका एक एक्स्ट्रा है, ये किसी को दे देगा, इसीलिए +1 में आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह यहाँ यदि बेरिलियम में देखें, इधर से इधर यदि जाएं, आवर्त में यदि बाएं से दाएं जाएं तो देखिए इसमें ये इसके पास कितना है, 2। तो इसी तरह ये कितना दे सकता है, 2 दे सकता है। इसी तरह यदि बोरॉन में आएंगे तो +3 कर सकता है, कार्बन में आएंगे तो वो 4 दे सकता है, 4 ले सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें +4 होगा या -4 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो संयोजकता है वो कहां से कहां तक जाएगा, +1 +2 +3 +4। इसके बाद फिर माइनस होने लग जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 - 3 - 2 - फिर 1 - और फिर लास्ट में जाके 0 हो जाएगी।
तो यही चीज इसमें हो रही है इधर से इधर जाने में। लेकिन ऊपर से यदि नीचे आ रहे हैं तो देखिए इसका भी +1 होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दान किया, इसका भी प्लस इलेक्ट्रॉन 1 होगा क्यों, क्योंकि ये भी दान किया। तो ऊपर से यदि नीचे देखेंगे समूह में तो ये समान रह रहा है क्या, संयोजकता। तो यही चीज है यहाँ देखिए, संयोजकता जो है ये समान रह रही है। ऊपर से नीचे आने में बोल सकते हैं ऊपर से नीचे समूह में जो संयोजकता होता है वो समान रहती है। लेकिन बाएं से दाएं जाने में धातुओं के केस में देखिए, धातुओं के केस में प्लस हो रहा था और अधातुओं के केस में देखिए माइनस होते होते अंतिम में कहा 0 पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये चीज होता है संयोजकता। तो देखिए आपका संयोजकता भी हो गया कंप्लीट। तो संयोजकता में देखिए किसको बोलते हैं, किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो संख्या है बाहरी इलेक्ट्रॉन, वही संयोजकता को बताती है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। ठीक है, तो संयोजकता किस तरह हो सकता है, संयोजकता +1 से लेके +4 तक और -4 से लेके -1 तक हो सकता है। तो ये हो गया आपका संयोजकता। तो हम लोग को पता चल गया कि संयोजकता कहाँ से बढ़ती है किधर से घटती है। अब आते हैं परमाणु त्रिज्या। अब यदि परमाणु त्रिज्या देखेंगे तो त्रिज्या हम लोग को यहाँ से यहाँ मापा जाता है। देखिए इसको बोलते हैं परमाणु का त्रिज्या। नाभिक से जो बाहरी वाला कोश है उसके बीच का दूरी जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। तो देखिए परमाणु त्रिज्या इसका और इधर से जाने पे देखिए इसका लगभग समान है क्योंकि दो कोषों की संख्या सेम है। इधर 2 कोष है तो इसमें भी 2, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ कोष की संख्या बढ़ गई है, इसीलिए इसका परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगा। तो इसका परमाणु त्रिज्या यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, इसीलिए बोल सकते हैं ऊपर से नीचे आने में इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने में क्या होती है, परमाणु आकार या त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है। कोषों की यहाँ 2 संख्या, कोष का 2 संख्या था K और L, यहाँ पे K L M 3 संख्या हो गया, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कोषों की संख्या बढ़ने की वजह से इसका आकार भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इधर से इधर जाने में। तो इधर से इधर आने में देखिए कोषों की संख्या सेम रहती है, लेकिन क्या होता है कि हर बार 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने के कारण इसका भार और बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि सारा भार नाभिक के ऊपर रहता है और नाभिक के ऊपर भार रहने की वजह से क्या होता है कि वो उसको अपने तरफ खींचने का कोशिश करता है और इसके वजह से क्या होता है कि इसमें चार्ज बढ़ जाता है। चार्ज बढ़ने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें आवेश बढ़ जाता है। आवेश बढ़ने की वजह से ये खुद थोड़ा सा सिकुड़ जाती है। तो आवेश बढ़ने की वजह से ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगी, तो इससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी तरह और यदि 3 को बाहर में इलेक्ट्रॉन रहे थोड़ा और सिकुड़ जाएगा। इसी तरह सिकुड़ते सिकुड़ते थोड़ा इधर से छोटा होता जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इधर से इधर जाने में क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन ऊपर से नीचे आने में इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए यही चीज हम यहाँ लिख दिए, परमाणु आकार त्रिज्या जो है वो यदि हम लोग बोलेंगे ऊपर से नीचे आने में तो बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है। और देखिए इधर बाएं से दाएं जाने में घटती है क्योंकि नाभिक में आवेश क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये परमाणु आकार। और देखिए ये जो टेबल है, इस टेबल में हम लोग जानते हैं कि इधर जितना भी रहता है सारा क्या रहता है, धातु। लेकिन इधर जो बीच में एक सीढ़ी जैसा बना हुआ है, यहाँ से ऐसे सीढ़ी जैसा, और ये जो सीढ़ी है वही अलग करती है धातु को, फिर बीच में उपधातु और इधर जो साइड है ये हो जाएगा आपका अधातु। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इधर से इधर यदि हम लोग आ रहे हैं तो इधर धातु है और इधर से फिर क्या हो गया, उपधातु, फिर अधातु। मतलब इधर से इधर यदि आएंगे तो धातु का गुण क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और यही वाला यदि ऊपर से नीचे की ओर आए तो धातु का गुण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यदि इधर से इधर यदि जाएंगे और इधर से इधर आएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा, धातु का गुण क्या होगा, क्या वो धातु और होता जाएगा कि धातु का गुण उसका कम होता जाएगा। तो देखिए यहाँ धात्विक गुण क्या होगा, ऊपर से यदि नीचे आएंगे तो इसका धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इधर से इधर जाएंगे तो धात्विक गुण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसके बाद आते हैं अधात्विक गुण। तो ये जस्ट इसका अपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो ये अधातु की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इसका मतलब अधात्विक गुण बढ़ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर से यदि नीचे आएगा तो इसका अधात्विक गुण क्या होगा, इसका अधात्विक गुण क्या होगा, ऊपर से नीचे यदि आएंगे तो ये होगा हम लोग का बढ़ेगा। ठीक है, तो अधात्विक गुण इधर से हम लोग का बढ़ेगा, लेकिन इधर से इधर जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, अधात्विक गुण नहीं सॉरी इधर से इधर यदि जाएगा तो अधात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ऊपर से नीचे आएगा तो अधात्विक गुण घटेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगी, अधात्विक गुण घटेगी, लेकिन इधर से इधर जाने में अधात्विक गुण बढ़ेगी। तो ये हो गया आपका अधात्विक गुण। ठीक है, अब आते हैं विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता। अभी हम आपको बताएं कि विद्युत धनात्मकता उसको बोलते हैं जो प्लस में आ जाए जिसका संयोजकता, और जिसका माइनस में आ जाए वो क्या हो जाएगी, विद्युत
ऋणात्मकता, ठीक है। तो विद्युत धनात्मकता उसको बोलेंगे, देखिए आबंध बनाते समय धातुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धनात्मकता। तो हम लोग जानते हैं धातुएं दान करती है, इसीलिए वो क्या हो जाती है, प्लस। तो प्लस होने का मतलब क्या हो गई, वो विद्युत धनात्मक हो गई। तो बोल सकते हैं कि आबंध बनाते समय धातुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति को विद्युत धनात्मकता बोलते हैं। और बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, विद्युत धनात्मकता इसका बढ़ता है, लेकिन इधर से इधर जाने में क्या होता है, घटता है। हम लोग को पता है यहाँ पहले इधर से इधर बढ़ेगा, फिर यहाँ से घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता। तो देखिए ये चीज हम लोग बोल सकते हैं विद्युत धनात्मकता उधर से घटेगी। अब देखिए यहाँ विद्युत ऋणात्मकता, तो उसको क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन लेकर कोई आबंध बनाने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। तो यदि हम लोग देखेंगे ऊपर से यदि नीचे की ओर आएंगे, तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटती है, इधर घट जाएगी, ठीक है। और इधर से इधर यदि जाएंगे तो ऋणात्मकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि 4 - 3 - इस तरह करके होती जाएगी। तो इधर इधर हम लोग यदि बढ़ेंगे तो क्या होगी, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। तो जस्ट इसका उल्टा हो गया ये चीज। तो ये आपका था गुण, और ऊपर से नीचे जाने में क्या होगा, बाएं से दाएं आवर्त में क्या होगा। तो ये हो गया आपका आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें हम लोग को जानना था कि क्या क्या गुण किसके वजह से इधर से इधर जाने में क्या होगा, इधर से इधर जाने में क्या होगा। तो ये आपको हम उदाहरण लेके भी बता दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि ये जो टेबल है कितना हम लोग के लिए सुविधाजनक हो गया कि हम लोग इससे सारा चीज बता सकते हैं, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु आकार, धात्विक गुण, अधात्विक गुण, विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता। तो देखिए यही सब प्रश्न एग्जाम में भी आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आपने यदि कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। और बस यही चीज है कि ये क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे बस इन्हीं से आएंगे। तो आप बस इसको बढ़िया से एक बार वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, तो आपका इससे हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब यही चीज है, यदि आपको मेरा पढ़ाना यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और जितना हो सके ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह वीडियो ला सकूं और आप लोग का इसी तरह हेल्प कर सकूं और आपको पढ़ने में बहुत हेल्प कर सकूं। तो ठीक है।